हाय गाइस। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ आवर कोर्स। यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने जैसे आईकेएस का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन ली, उसमें कंट्रीब्यूशन देने वाले जो लोग थे उनके काम कैसे चलते थे और उन्होंने अपना वर्किंग स्टाइल कैसे बनाया, इस बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। तो इस वीडियो में और इसके आगे जो हमारे लास्ट कुछ वीडियोस बचे हैं, उसमें हमने जिस इंफॉर्मेशन से यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल बनाया है ना इस कोर्स में, तो उसका एनालिसिस करके हम कैसा काम कर सकते हैं इस बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ओके। सो यहाँ पे हमें कुछ अचीवमेंट्स देखनी है आईकेएस की, कि जिनका ये जो ब्रांचेस है सारी, तो उसमें किस प्रकार का काम आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, और वो जो वर्किंग स्टाइल है ना, तो वो हम हमारे काम में कैसे ला सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम इन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सो दिस नेक्स्ट मॉड्यूल इज ऑल अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ आईकेएस। ओके, तो क्या एक्चुअली हासिल होता है, क्या फुलफिल, कौन से अचीवमेंट्स फुलफिल होते हैं जब हम लोग आईकेएस में काम करते हैं, या इसके पहले जो कुछ भी काम हो चुके हैं उसमें हम ज़रा सा देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने अपना वर्किंग स्टाइल बनाया है। ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू टच द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब हमको काम करना है, राइट। अब आप लोग सीखते हो कौन सा भी टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है। आप अलग अलग ईयर्स में, पहले तो आप स्कूल में थे, फिर आप जूनियर कॉलेज में आ गए, अब आप सीनियर कॉलेज में हो, राइट। तो सीनियर कॉलेज में भी आप लास्ट ईयर में हो, आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। तो जब भी कभी ये जो नॉलेज है ये अप्लाई करने की बात आती है, तो आपको कौन से फील्ड्स दिखाई देते हैं। ओके। सो सेक्टर्स बोलेंगे इसको। सो कौन से सेक्टर्स में आप लोग काम करते हो, तो उसमें से फर्स्ट सेक्टर जो आता है जिसमें आप अभी हो और आपको पढ़ाने का काम जो है वो लोग करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज एकेडमिक्स। ओके, कि खुद अपना स्टडी जो है वो बढ़ाना अच्छे से। ओके। और लोगों को वो सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, राइट। सो दैट इज एकेडमिक्स पार्ट। उसका ही जो एसोसिएटेड सेक्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। रिसर्च सेक्टर। सो रिसर्च सेक्टर एक पार्ट है इसमें। तीसरा जो है कि इसमें से कुछ जो प्रोडक्ट्स बनाना, राइट, कुछ चीज़ें बनाना और यूज़ के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए उसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना। सो दैट विल बी इंडस्ट्रियल पार्ट। सो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। और चौथा होता है कि आप में जो भी स्किल्स है, राइट, सो उन स्किल्स का यूज़ करके कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट। सो चौथा आता है सर्विस सेक्टर। सो आप आपके काम का कोई भी पैटर्न निकालो, चाहे कुछ भी करो, आप इनमें से ही किसी सेक्टर में काम करने वाले हो, राइट। एक तो आप एकेडमिक्स में होंगे अगर आपने नेट सेट एग्ज़ाम दिया, राइट, और पीएचडी वगैरह किया और आपको पढ़ाना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप एकेडमिक्स में आ गए। ओके। अगर आप रिसर्च में काम करते हो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है अलग अलग, राइट, या फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आप एज रिसर्च एसोसिएट, एज रिसर्च कोऑर्डिनेटर, एज रिसर्च मैनेजर, ऐसे अलग अलग पोस्ट होते हैं, राइट। तो उसमें काम करते हो, राइट। फिर इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे फैक्ट्रीज है, उसमें अगर आप लोगों को काम करना है तो आप थर्ड सेक्टर में हो। और जैसे ही सर्विस सेक्टर है एक, कि आपको किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करनी है, राइट। अब जैसे कंप्यूटर शॉप ही है या कोई भी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सर्विस सेक्टर में आती है। सो आप कुछ भी करो, आप इनमें से किसी ना किसी सेक्टर में काम करते हो, राइट। सो ये बात हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इन सारे सेक्टर्स में ना कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स दिखते हैं, राइट। एंड दोज प्रॉब्लम्स आर ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ आवर प्रैक्टिसेस ओनली। ठीक है। और हमारे प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, जैसा हमारा माइंडसेट होता है, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, राइट। सो अभी हमने 4 मॉड्यूल तक आईकेएस के बारे में डिस्कशन किया,
राइट। सो आईकेएस में अगर इन चारों सेक्टर में कुछ तो आपको एप्लीकेशन दिखाना है, राइट, तो आप लोग कैसे दिखा सकते हो? सो आईकेएस के बारे में आपने पढ़ा, आपने कुछ टेक्स्ट पढ़े, आपने कुछ अप्रोचेस पढ़े, ओके, और अगर आप चाहते हो कि यस, इन एवरी सेक्टर, in each of this sector, I want to use the credentials of ICAS. Okay, so what should be the way? So इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना होगा कि ICAS आप किस फॉर्म में यूज करना चाहते हो। ओके, सो उसका भी एक टाइप है, देखिए आप। So there are two ways. In each of the way you can use or you can interpret the knowledge given by ICAS. Okay. So सबसे पहला जो वे है ना, so two ways, we will say two ways of using ओके। सो उसमें से फर्स्ट वे आपको कहता है कि टेक्स्ट का स्टडी करो। ओके, सो स्टडी ऑफ टेक्स्ट, जहाँ कहाँ आपको जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच में काम करना है, सो स्टडी ऑफ टेक्स्ट एंड उसके एप्लीकेशंस। ओके, सो ये कन्वेंशनल वे हो गया। जैसे हमने फोर्थ मॉड्यूल में देखा था, तो वजह जी ने क्या किया, तलपदे जी ने क्या किया कि उन्होंने टेक्स्ट का स्टडी किया, राइट, और उसमें से उन्होंने उनकी जो ब्रांच थी, जो कुछ भी उनकी डिजायर्ड ब्रांच थी, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन निकाली, और जो इंफॉर्मेशन है उसका आज के ज़माने में कैसा यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऐसा नॉलेज जो है सारा वो कलेक्ट किया और वो हमारे सामने रखा। ओके, so study of text and their applications is the one way of using ICAS. अब सेकंड वे क्या हो गया इसका, तो उसमें आप डायरेक्टली स्टडी नहीं करोगे टेक्स्ट का, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल टेक्स्ट को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है, बट यू विल आइडेंटिफाई द अप्रोचेस यूज्ड इन ICAS. ओके, सो आप क्या करोगे, अप्रोच समझोगे, सो अंडरस्टैंडिंग the अप्रोचेस। ठीक है, सो अप्रोचेस समझोगे, इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि अरे इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काम किया है। ओके, इसमें नेचुरल रिसोर्सेस यूज करने के लिए काम किया है। इन ICAS देयर आर सम मेथड्स, ओके, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन विच चीप मटेरियल्स आर यूज्ड। ओके, चीप का मतलब क्या है कि दे आर इजीली अवेलेबल, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट इज नीडेड, ओके, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सो दीज आर दी अप्रोचेस। और अभी आपकी जो कुछ भी सिस्टम रनिंग है ना, जो कुछ भी करंट सिस्टम है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, रिसर्च में हो, इंडस्ट्रियल हो या सर्विस हो, सो उन सारे सिस्टम्स में आप इन अप्रोचेस को इनकलकेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और आपके जो करंट रनिंग मेथड्स है ना, वही आप इम्प्रूव करोगे। सो ऐसा किया ना तो भी चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए ट्रेडिशनल वेज जो है उसमें जाना पड़ेगा, राइट। सो मॉडर्नाइजेशन को रखते हुए, वैसे के वैसे शुरू रखते हुए ही ट्रेडिशनल वे को अपनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखते हो तो ये काम किसने किया है, सुभाष पालेकर जी है, राइट। तो उनका काम हमने देखा कि उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के पे अपना जो लाइफ का पूरा काम है वो डेडिकेट किया है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो प्राचीन ग्रंथों की टेक्निक्स है वो अप्लाई करने को बोला है, नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। पर उन्होंने जो कुछ भी अपना अप्रोच डेवलप किया ना, उसमें उन्होंने फोकस क्या किया कि सॉइल को प्रिजर्व करो, राइट, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, उनको अवॉइड करो, राइट। जो फार्म का उसका खुद का जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन बना करके रखो। सो दीज आर दी अप्रोचेस ऑफ ICAS इटसेल्फ। सो ICAS में जो कुछ भी अपने टेक्स्ट में जो कुछ भी मेथड्स दिए हैं वो ऐसे ही तो है कि जिससे ये आउटपुट मिलता है। सो इस तरीके से अप्रोचेस को समझो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेथड्स की वो समझो, और उसको इनकलकेट करने की कोशिश करो अपने खुद के बिहेवियर में, अपने अपने वर्किंग स्टाइल में, अपने लाइफ स्टाइल में ऑल्सो।
Okay, so these are the two ways of using IKS in your day to day life, in your work, in your studies, in everything. ठीक है, तो आप देखो कि आप किस तरह के आदमी हो. सी, हियर ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. हर एक साइंटिस्ट नहीं होता, ठीक है, या हम ऐसा कहेंगे कि हर एक रिसर्चर नहीं होता. ओके, सो हमारे वर्किंग स्टाइल्स जो है ना वो भी डिवाइडेड होते हैं. कैसे? सी, this is totally dependent upon how is your attitude is developed. Okay, so working styles कैसे होते हैं? पहली बात तो, एक तो आपको पसंद है इनोवेशन करना, कुछ नया ढूंढना, राइट? सो इनोवेशंस, राइट, ऐसे कुछ तो आपको पसंद है. या आपको क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें पसंद होती है, राइट? पर दूसरा एक ग्रुप होता है लोगों का कि जिनको इन इनोवेशन से, क्रिटिकल थिंकिंग से कुछ लेना देना नहीं है. दे लाइक टू वर्क. ओके, दीज आर स्किल्ड पीपल, लाइक, राइट? सो दे नो हाउ टू अप्लाई देयर नॉलेज. ओके, सो ये जो लोग होते हैं ना, इनको एप्लीकेशंस पसंद होते हैं, राइट? इनको लॉजिक अगर समझ में नहीं ना आए, जो जैसे चीज़ें चलती है, काम के पीछे का जो लॉजिक है वो अगर इनको समझ में नहीं ना आए तो भी चलता है. पर उनको पता है एक्चुअली कि अगर ये ऐसा ऐसा काम करना है, अगर इनको बोला गया तो ये इतना अच्छा काम कर देते हैं ना कि बस. फर्स्ट टाइप के जो लोग होते हैं ना वो भी इतना अच्छा नहीं कर पाते काम, क्योंकि उनको हर एक चीज़ में दिमाग लगाना पसंद होता है, राइट? तो ये सेकंड वाले जो लोग होते हैं ना, ये एक्चुअली एप्लीकेशंस करते हैं. ओके, दे लाइक टू वर्क, मीन्स फील्ड वर्क. वो सोचते हैं कि बस जाने दो लॉजिक. ओके, मुझे काम करना है, मुझे अप्लाई करना है सारी चीज़ें. सो प्रोडक्शन में आते हैं ये लोग सारे, ठीक है. तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप किस में आते हो, आपको क्या पसंद है. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दोनों पसंद है, जिनको इनोवेशंस करना भी पसंद है, उनको क्रिटिकल थिंकिंग पसंद है, एट द सेम टाइम उनको वो अप्लाई करना भी पसंद है, राइट? सो ये दोनों टाइप के लोग हो सकते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन भी एक आदमी में मिल सकता है आपको. ओके, सो अगर ऐसा है, सो इन दैट वे यू कैन यूज बोथ ऑफ दिस टू वेज इन योर वर्किंग, राइट? बट अगर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद को कि मैं इन दोनों में से किस तरह का आदमी हूँ, ओके, then if you are in the first way, that is innovations, critical thinking, analysis, then surely you should apply the first way of using IKS, that is study of text and their applications and all. Okay, and if you are application based person, means you like to apply the things. Okay, you like the productions, and you just don't care about the logics and the critical thinking of that particular work, then surely you should go with the understanding the approaches. ठीक है. सो ये एक ऐसा सुपरफिशियली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दी टाइप्स ऑफ वर्किंग इन IKS, राइट? क्योंकि बात क्या है ना कि हमारा जो एजुकेशन है वो अलग सिस्टम में हुआ है, राइट? वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ गुरुकुल लर्निंग मेथड और ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड, उसमें से हमारा टीचिंग लर्निंग नहीं हुआ है, राइट? सो हमारे सामने और भी ज़्यादा चैलेंजेस है कि ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसका एक एटीट्यूड डेवलप होता है, अपना खुद का एप्टीट्यूड डेवलप होता है. सो उसको भी बनाए रखना है और IKS में काम भी करना है. तो ये करते वक्त बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है. सो इसलिए आपका ये जो काम है ना ये ईजी हो, इसलिए ये जो लास्ट वाले जो कुछ लेक्चर्स है ना ये हमने प्लान किया है, ठीक है. सो इस तरीके से आप आपका जो पूरा का पूरा वर्किंग स्टाइल है ना वो इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सो पहले तो पहचानो खुद को कि दिस इज़ द राइट टाइम टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि कैसे आपको काम करना पसंद है. और ये भी पहचानो कि एकेडमिक्स, रिसर्च, इंडस्ट्रियल, सर्विस, इसमें से आप में आपको कौन सा वर्किंग सेक्टर पसंद है.
आप कौन सा वर्किंग स्टाइल जो है ना वो प्रेफर करते हो, राइट। और अगर ये आपको समझ में आ गया ना कि इसमें से कौन सी जो स्टाइल है, मतलब कौन सा सेक्टर जो है जो आपको अट्रैक्ट करता है, तो आपको आपका करियर चूज करने भी मदद मदद मिलेगी। वी सिलेक्ट आवर करियर ब्लाइंडली कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ओके। पर एक्चुअली जब वो हम सब्जेक्ट सीखते हैं ना तब का सिनेरियो और ही अलग होता है, राइट। और उसके आगे की बात, सीखने की बात भी तो अलग है। जब आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में करियर करने के लिए जाते हो ना, एक्चुअली वर्क करने के लिए जाते हो इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर में, तो तब का पिक्चर तो और ही अलग होता है, राइट। सो इस तरीके से जो हमारी पसंद है ना, वो सिर्फ हमारी एक कुछ तो क्राइटेरिया हम लगाते हैं सुपरफिशियली और डिसाइड कर देते हैं कि दिस इज माई चॉइस, ओके। पर एक्चुअली द डेप्थ ऑफ दैट सब्जेक्ट is very different than we expect, and the working style, working culture of that particular branch or subject is two way different, right। so इस तरीके से ये सारा चलता है। तो इसलिए अगर आप सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हो ना कि मुझे इंडस्ट्रियल सेक्टर पसंद है, मुझे सर्विस सेक्टर पसंद है, लाइक दैट, तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ सकता है कि आपको किस तरह का वर्किंग पसंद है, और फिर आप लोग आपका जो करियर है वो अच्छे से चूज कर सकते हो। सो इफ वी just keep aside this IKS for a while, then also this type of distribution and identification of the choice of your work culture is very important for your overall career making choices, ठीक है। सो इसको ज़रा अच्छे से देखना और फिर समझना कि क्या हमारा खुद का चॉइस है, ठीक है। तो अब ज़रा इसमें से हर एक जो टॉपिक है ना उसको ज़रा इन डिटेल देखते हैं, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाएगा फिर कि कैसे आप लोग आईकेएस में काम कर सकते हो। सो इफ़ अगर आपने टेक्स्ट चूज़ किए, ओके, और आपने सोचा कि स्टडी ऑफ टेक्स्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ओके, तो मैं टेक्स्ट स्टडी करूँगा, ओके। सो उसमें आपको क्या चैलेंजेस आएंगे? तो ये जो टेक्स्ट जो है ना वो आपको अलग अलग फॉर्म्स में मिलेंगे, राइट। सो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी ब्रांच क्या है, राइट। ब्रांच, टॉपिक, ओके, सब्जेक्ट, ये आपका क्या है। और हमेशा एक आप लोग काम कर सकते हो जब आप आईकेएस में हो, just try to identify कि how far your subject is located from the Vedic text, right। so कैसे, मतलब अगर आपको ये समझना है तो सेंट्रली ये सारे जो टेक्स्ट होते हैं ना इनके सेंट्रल पोजीशन पे होते हैं वेद, ठीक है। सो वेद जो है ना वो उनके आसपास कौन होता है, वेद दे आर कवर्ड बाय, आप देखते हो तो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ओके। सो ये तो वैदिक संहिता का ही पार्ट है। फिर इसके आगे जो है तो आपको वेदांग दिखते हैं, ठीक है। फिर आपको उसके उपांग जो है यानी कि दर्शन वो दिखते हैं, राइट। सो ये वेद के विसिनिटी में सारे जो पॉइंट्स है ना ये होते हैं, राइट। तो इसमें से अगर कोई आप टेक्स्ट लेते हो, राइट, तो वो वेद से बहुत ही पास है। इसके आगे अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा दूर जो है ना, थोड़ा सा दूर आपको ये मिलेंगे, कौन से रामायण, फिर महाभारत, पुराण, ये दूर मिलेंगे वेद से, ओके। और फिर और दूर जाते हो आप, राइट, तो आपको कुछ प्रकरण ग्रंथ मिलेंगे जो क्या है मैं आपको बताऊंगी। प्रकरण ग्रंथ जो है वो आपको थोड़े से और दूर मिलेंगे, ठीक है। सो आपको ये स्टडी करना है कि मेरा जो टॉपिक है, मेरे जो ब्रांच है वो वेदों से कितनी दूर है। इससे क्या होगा ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा
कि बीच में कितने कितने नॉलेज ब्रांचेस आते हैं, राइट। सो वेद से कितना दूर है मेरा टॉपिक। सो माय टॉपिक फॉर एग्जाम्पल और वेद है। सो यहाँ पे बीच में क्या क्या आता है, टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें से ना आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। कैसी? तो इसमें से अगर आप ये अच्छे से समझते हो तो आपको मिसिंग लिंक्स समझ में आ जाएगी। टर्म्स देखो, हम लिस्ट करेंगे क्या क्या समझ में आ जाएगा, टर्म्स समझने लगेगी। फिर देर आर सम मिसिंग लिंक्स इन द टेक्स्ट, मिसिंग लिंक्स। फिर आपको रीजंस मिलेंगे कि ऐसा ही यहाँ पे कुछ क्या मिला है, और ओवरऑल आपको आपके सब्जेक्ट का स्कोप समझने के लिए मदद मिलेगी। ओके, सो दीज आर द लिस्ट्स, दीज आर द टॉपिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स वाई आपका टॉपिक कौन सा भी जो आपने लिया है वो और वेद, इसमें कितना अंतर है, राइट, ये पहले समझो। और ये जब समझोगे ना तो आपको आपके ओवरऑल टॉपिक का एक क्या मिलेगा, एक पिक्चर मिलेगा, ठीक है। सो ये पिक्चर जो है ना स्कोप का, सो टू नो द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, scope of this subject, this thing is very very important, right? So for that this thing is really very very important. Okay, so all these different topics are presented in different ways in ICAS. Okay, तो देखो, अगर आप कुछ शास्त्र रेफर कर रहे हो, राइट, कौन सा भी शास्त्र अगर आप देख रहे हो ना, सो वो एक अलग फॉर्म में प्रेजेंट किया होगा, जैसे सूत्र फॉर्मेट में, राइट। फिर उसका अगर आप देखते हो तो उसमें सूत्र की वृत्ति मिलेगी आपको, फिर आपको उसका भाष्य मिलेगा। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज प्रेजेंट इन शास्त्रीय ग्रंथ, योग शास्त्र है, ठीक है, फिर अर्थशास्त्र है, कामशास्त्र है, ओके, व्याकरण शास्त्र है। सो ये सारे जो शास्त्र है ना ये इस फॉर्मेट में प्रेजेंट मिलेंगे आपको। और एक फॉर्मेट है दैट इज द साहित्यिक फॉर्मेट, ओके, सो लिटरली वे। सो इसमें क्या किया जाता है लिटरेचर में कि श्लोक बनाए होते हैं, राइट। सो ये साहित्य का फॉर्मेट है। सो इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत सारे इलेबोरेशंस मिलेंगे, राइट। सो इसके लिए लैंग्वेज का स्टडी बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे तो लैंग्वेज का स्टडी इम्पोर्टेंट ही है, पर इसमें भी वो बात जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसमें सारे इलेबोरेशंस, डिस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सो ये एक फॉर्मेट होता है लिखने का। फिर आगे जाके अगर आप देखते हो तो आपको कुछ प्रकरण ग्रंथ मिलते हैं। सो व्हाट आर दिस प्रकरण ग्रंथ? सो ये जो शास्त्रीय टेक्स्ट होते हैं ना, शास्त्र ग्रंथ, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करके, मतलब जो कुछ भी राइटर है, ऑथर है ना, तो उसने कौन से तो पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करके या उसके कौन से तो अप्रोच को फोकस करके एक चैप्टर बनाया होता है, राइट। एंड दैट पर्टिकुलर राइटिंग इज नोन एज प्रकरण ग्रंथ। सो उसमें शास्त्र का एक ही अप्रोच या एक ही कुछ तो थियोरी या प्रिंसिपल जो है ना वो फोकस की होती है। सो दीज आर वी कैन से फोकस्ड टेक्स्ट्स, ओके। सो उसके राइटिंग की मेथड और थोड़ी सी अलग होती है, राइट। एंड देयर आर सम अप्लाइड टेक्स्ट्स ऑल्सो, जैसे कृषि पराशर है कि जिसमें एक्चुअली प्रोसीजर्स बताए हैं, ओके। सो दीज आर प्रोसीजरल टेक्स्ट, क्या करना है, कैसे करना है। सो दीज आर एक्चुअली मैनुअल्स, ओके। सो ऐसे भी ग्रंथ जो है ना वो आपको मिलेंगे, राइट। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना ये डॉक्यूमेंटेड होता है। सो दीज आर दी वी कैन से
So these are the methods of documentation. ठीक है. सो इसमें कहीं तो ऐसा आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, कि कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई तो आंसर दे रहा है. ये फॉर्मेट आपको मिलेगा. ये फॉर्मेट आपको उपनिषद में भी मिलता है, राइट. कहीं तो ऐसा आपको दिया मिलेगा कि एक कोई तो पूर्व पक्ष प्रेजेंट करता है. दैट मीन्स व्हाट, कि कुछ तो उसका ओपिनियन है ना, वो पूरा एलेबोरेटिव फॉर्मेट में रखता है. ओके. और फिर एक उत्तर पक्ष होता है. उत्तर पक्ष मीन्स व्हाट, कि वो जो उत्तर पक्ष होता है ना, वो पहले जो बताई गई जो सारी चीजें है ना, उसको अपोज करता है, एंड उसके लिए वो अपना एलेबोरेशन रख देता है. ओके. सो द रिसर्चर और द रीडर, he is able to know now the two, we must say, right, कि every coin has two sides. So by this method we get to know the all the two sides of that coin. हमको समझ में आ जाता है कि क्या क्या साइड्स है इसकी. सो फॉर दैट पर्पस दिस पूर्व पक्ष and उत्तर पक्ष मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो ऐसे कुछ मेथड्स है इसके राइटिंग के. आप जैसे इसमें और डेप्थ में जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये मेथड्स काम करती है, राइट. तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे फीचर्स देखते हैं कि जिससे ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है ना, ये और अच्छा हो जाता है, और ये हमको समझ में आना चाहिए. हम भी जब टेक्स्ट रेफर करते हैं, तो हमको समझना है कि जो टेक्स्ट मैंने स्टडी के लिए लिया है, वो इसमें से कौन से टाइप का है. वो प्योरली शास्त्रीय ग्रंथ है, सूत्र फॉर्मेट में है क्या, या वो एक ऐसा साहित्यिक पार्ट है, या वो प्रकरण ग्रंथ है, या वो अप्लाइड टेक्स्ट है, वो क्या है. ठीक है. और फिर अगर वो अप्लाइड टेक्स्ट है ना, तो उसके पीछे का शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है. ओके. सो एक्चुअली वी हैव द स्टाइल ऑफ derived books. Okay. Derived writing, we must say, right. So इससे क्या डिराइव है, ओरिजिनल क्या है. ओके. और कितने डेरिवेशंस हो चुके हैं बीच में, राइट. सो कितने वेरिएशंस आपको मिलते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरिएशंस, राइट. और फिर आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि मेरे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में ये बात ऐसी क्यों कही है, राइट. ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपने जो स्टडी के लिए बुक लिया है दैट इज परफेक्ट. ऐसा नहीं होता है. ओके. बिकॉज हमारे यहाँ पे एक मेथड हम लोग मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है, वो फॉलो करते हैं. दैट इज ऑल दिस टेक्स्ट दे आर रिटन इन द नीड ऑफ देश, काल, स्थान. ओके. इन सच अ वे, मतलब रीजन कौन सा है आपका, कौन से पीरियड में आप हो. ओके. लोकेशन क्या है, नीड क्या है, इसके हिसाब से ये जो ग्रंथ है ना, ये लिखे हुए होते हैं, राइट. सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. संस्कृत में कुछ लिखा है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं होता, राइट. सो वो कौन से टाइप का ग्रंथ है, इसमें से उसमें क्या बताया है, किन लोगों के लिए बताया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट्स वाई वी हैव वन मेथड, और दैट इज अनुबंध चतुष्टय. उसको समझते हैं. अनुबंध चतुष्टय. सो एक्चुअली क्या बात है कि जब ये जो मेथड है ना अनुबंध चतुष्टय की, पहली बात तो ये शास्त्रीय ग्रंथों में दिखती है आपको. दर्शन होते हैं ना अपने, ठीक है. सो दर्शन में आपको ये अनुबंध चतुष्टय मिलता है. सो दीज आर द 4 क्राइटेरिया और दीज आर द 4 पैरामीटर्स टू लर्न द टेक्स्ट, राइट. सो वो बताते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो क्या है, किसके लिए है, इसका सब्जेक्ट क्या है. ओके. इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें अनुबंध चतुष्टय में बताई जाती है. सो वो 4 पॉइंट जो है वो क्या है वो देखते हैं. सो उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं कि प्रयोजन. मैं आपको उसका मीनिंग भी बोलूँगी. प्रयोजन, विषय,
अधिकारी, और फिर फोर्थ इज संबंध. ओके, सो प्रयोजन. प्रयोजन मीन्स व्हाट? प्रयोजन मीन्स पर्पज. सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट? क्यों लिखा गया है, राइट? तो इसमें आपको उस टेक्स्ट में जो सब्जेक्ट आता है ना, उसकी नीड समझ में आ जाती है कि वाई दिस ऑथर इज राइटिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. ओके, और आप वहाँ ही चेक कर सकते हो कि ये मेरे पर्पज से मिलता है कि नहीं, राइट? फिर आता है विषय, दैट मीन्स सब्जेक्ट, कि इस टेक्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट जो है ना वो हैंडल किया है, राइट? सो ये आपका दूसरा चेक हो गया कि जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो और ये इस टेक्स्ट का जो सब्जेक्ट है वो मिलता है कि नहीं, राइट? अधिकारी मीन्स व्हाट? ये है एलिजिबिलिटी, कि हु इज एलिजिबल फॉर रीडिंग और स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. क्योंकि ऐसा होता है कि एवरीवन इज नॉट एलिजिबल फॉर एवरी टाइप ऑफ टेक्स्ट. जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोबायोलॉजी में हूँ, राइट? और फॉर एग्जांपल एक हायर लेवल का बुक है, जेनेटिक्स का कोई तो बुक है, ठीक है? और मैंने सोचा कि ओके, मैंने माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में और यही मैं जेनेटिक्स पढ़ना शुरू कर देती हूँ. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, या पहले ही उसके मैंने 11 साइंस में एडमिशन लिया और कहीं तो मैंने पढ़ा कि जेनेटिक्स इज़ वेरी नेसेसरी इन माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट. ओके, तो मेरा बायो है 11th में बायोलॉजी, और मैंने शुरू कर दिया जेनेटिक्स के हायर प्रिंसिपल्स पढ़ना, हायर थियोरीज पढ़ना. तो मुझे समझ में आने वाले क्या वो? नहीं. फॉर दैट आई नीड टू स्टडी डिफरेंट टॉपिक्स फॉर सम ईयर्स. ओके, एंड देन आई विल बी एबल टू स्टडी जेनेटिक्स. ओके, सो इस तरीके से ये बात होती है कि आप कौन से लेवल का टेक्स्ट ले रहे हो, आपकी लेवल क्या है खुद की. ओके, नहीं तो हम क्या कर देते हैं, हमारा लेवल का टेक्स्ट नहीं है, राइट? हमारा स्टडी तब तक उतना पहले हो नहीं चुका है और फिर हम वो लेते हैं, राइट? और फिर बोलते हैं कि कुछ नहीं समझता, राइट? संस्कृत का तो कुछ समझता ही नहीं है, और बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा है और बहुत ही फालतू चीज़ें हैं और बिल्कुल भी यूज़ की नहीं है. पर अरे आपने खुद वो लेवल बनाई है क्या खुद की, राइट? वो पहले समझो. इसलिए एलिजिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये जो शास्त्रीय टेक्स्ट होते हैं ना, उसमें ये अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी का पर्पस इसलिए है कि खुद को पहले समझना चाहिए कि इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ा है, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैटर रिटन इन दैट टेक्स्ट. ओके, और फिर होता है संबंध. संबंध मीन्स इंटर कनेक्शन, राइट? कि जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट और टेक्स्ट, इनका एक दूसरे से इंटरकनेक्शन क्या है, हाउ दिस राइटिंग इज रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? सो इसको ये 4 पॉइंट्स है ना, सो इसलिए उसको बोला है अनुबंध चतुष्टय. अनुबंध का मतलब ही होता है कि इंटरलिंकिंग, राइट? लिंकिंग विथ ईच अदर. सो व्हेन यू स्टडी अनुबंध चतुष्टय, you able to understand the links, all the links, राइट? सो इस तरीके से ये पूरा जो पार्ट है ना, ये लिखा हुआ होता है. सो जब भी कभी आप कौन सा भी टेक्स्ट पढ़ने जाओगे ना IKS का, तो अगर उसमें दिया है तो वेल एंड गुड, पर अगर कुछ टेक्स्ट होते हैं जैसे ये साहित्य है, ओके, साहित्यिक टेक्स्ट होते हैं, अप्लाइड टेक्स्ट होते हैं, उसमें डायरेक्टली आपको ये अनुबंध चतुष्टय नहीं मिलेगा, राइट? पर उसका जो प्रस्तावना होता है जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, तो उसमें आप ये 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो ऑलवेज आइडेंटिफाई दिस अनुबंध चतुष्टय, ताकि आपको उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए एक बेटर आय मिले, राइट? आपको समझ में आ जाए कि ये जो टेक्स्ट है ये मुझको किस तरह से पढ़ना है. व्हाट शुड बी द वी कैन से द स्टडी मेथड ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. इसलिए अनुबंध चतुष्टय जो है वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस पार्ट कि दर्शन में आपको ये मिलेगा, बट नॉट नेसेसरी आपको ये हर एक टेक्स्ट में मिलेगा. पर अगर नहीं है, मतलब उन्होंने दिया नहीं है ना, तो आप आइडेंटिफाई करो, आप सोचो
कि इसका प्रयोजन क्या है, इसका विषय क्या है, इसका अधिकारी कौन है, इसके संबंध क्या है एक दूसरे से। ऐसे खुद सोचो, ताकि आपका ये जो सोचने का जो आदत है ना, तो ये भी बढ़ता चला जाए धीरे धीरे। ओके। इसके अलावा अगर हम आगे जाएंगे ना, तो हमारा जो काम है वो त्रिदोष विरहित होना चाहिए। त्रिदोष ये भी एक मेथड ही है जो हमारे टेक्स्ट में आती है, शास्त्रीय टेक्स्ट में ही आती है। न्याय वैशेषिक जो दर्शन है ना अपने, तो न्याय के ये सारे दोष है। तो हम जो कुछ भी स्टडी करेंगे, जो कुछ भी हम बोलेंगे, या जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, वो त्रिदोष विरहित है कि नहीं, ये अब हमको चेक करना है। राइट। सो त्रिदोष कौन से है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उसमें से पहला है अव्याप्ति, दूसरा है अतिव्याप्ति, और तीसरा है असंभव। ठीक है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। राइट। सो आपको ये स्टडी करना है। आप भी कोई स्टेटमेंट अगर बनाते हो ना, तो देखो कि मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, वो उसमें ये कौन सा तो फॉल्ट नहीं आ रहा है, और जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ आईकेएस में, उसमें भी ऐसा कुछ तो फॉल्ट नहीं है ना। राइट। सो अगर ये 3 चेक्स लगाओगे ना आप, तो आपका जो स्टडी है वो परफेक्ट होता चला जाएगा। राइट। तो देखते हैं कि ये क्या चेक्स है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि असंभव देखते हैं एक बार। तो इजी है क्योंकि है। असंभव का मतलब क्या है कि द थिंग्स विच आर नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके, नॉट एट ऑल पॉसिबल, जैसे नॉट एट ऑल तो कौन आएगा इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बोला कि जो मनुष्य है, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स है, दे आर पोजेसिंग हॉर्न्स, उनके सर पर हॉर्न्स होते हैं। राइट। सो दिस इज असंभव थिंग। राइट। सो इट इज इम्पॉसिबल थिंग। सो दिस थिंग इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आपके स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए, या आप जो टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए कि जो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो नेचर के लॉ के खिलाफ है। राइट। सो दिस थिंग्स दे आर अंडर असंभव दोष। ओके। सो ये आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली ईजी है। राइट। पर ये जो पहले दो है ना, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, उनको एक बार देखते हैं। सो अव्याप्ति इज व्हाट, कि आपने कुछ तो बोल दिया, आपने कुछ तो स्टेटमेंट किया, ओके, पर उस कैटेगरी के बाकी के लोगों को वो दिखाई नहीं देता। सो एब्सेंस, ओके, एब्सेंस of we can say that particular statement or that particular property in similar group। जैसे अगर किसी ने पूछा मनुष्य क्या होता है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, तो फिर आप क्या बोलोगे, क्या होता है मनुष्य। राइट। तो अगर आप बोलते हो कि जो बोल सकता है वो मनुष्य, राइट, जो बोल सकता है, जिसको बोलने की प्रॉपर्टी है जिसके पास, वो मनुष्य, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही रहेगा क्या, नहीं, बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ सच पीपल हु कांट टॉक। राइट। सो उनके पास बोलने की एबिलिटी नहीं होती, तो फिर वो मनुष्य नहीं है क्या। राइट। सो ये हो गया अव्याप्ति दोष। समझ रहे हो आप। राइट। अगर आपने बोला कि जो गोरा गोरा होता है वो मनुष्य होता है, नो, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो स्किन टोन है वो गोरा नहीं होता, फिर वो मनुष्य नहीं है क्या। राइट। सो इस तरह का स्टेटमेंट आप नहीं कर सकते। सो इफ सच अ थिंग, सच अ स्टेटमेंट यू आर मेकिंग, देन दैट इज अव्याप्ति दोष। और फिर आता है अतिव्याप्ति, कि जिसमें अगर आपने स्टेटमेंट कर दिया, पर वो स्टेटमेंट जो है वो बाकी के ग्रुप्स में भी प्रेजेंस होता है उसका। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ
presence of property in other group, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा बोला कि जो चल सकता है वो मनुष्य है, ऐसा थोड़ी है, घोड़े भी चल सकते हैं, ओके, गाय भी चल सकती है, समझ रहे हो। सो ये हो गया अतिव्याप्ति दोष। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये स्टडी करना है कि मेरे जो स्टेटमेंट है, जो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, तो ये इसमें से किसी दोष से व्याप्त है कि नहीं, राइट। सो इसमें से कोई जो दोष है उसमें वो आ रहा है कि नहीं, राइट। सो इन दिस वे यू कैन स्टडी इन ICAS। तो आप जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हो आपके स्टडी के लिए, उसमें अगर ये कौन सा भी पार्ट प्रेजेंट है तो यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई योर स्टेटमेंट, ओके। सो ये त्रिदोष जो है वो समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सो हमने अनुबंध चतुष्टय देखा कि आपको ये समझना है, सो बिकॉज ऑफ द अनुबंध चतुष्टय यू विल सिलेक्ट योर टेक्स्ट वाइजली, ओके, एंड because of this particular thing, because of this particular tool, you will understand the logic, or you will understand the authenticity of that particular text। ऑथेंटिसिटी तो होगी, पर जो कुछ भी मॉडिफिकेशंस आप कर रहे हो उसमें, क्योंकि आपको वो अभी के कंटेम्प्रेरी फॉर्म में यूज़ करना है, राइट। सो जो कुछ भी आप बनाओगे, जो कुछ भी आप इंटरप्रेट करोगे, तो उसमें इसमें से कोई दोष नहीं होना चाहिए, राइट। और फिर इसके आगे आते हैं कुछ और चेक्स, ठीक है, जो आपको समझने हैं। जैसे आता है प्रमाण, राइट। सो अलग अलग प्रमाण होते हैं, उनके बारे में हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि दीज आर द एक्चुअली प्रूफ्स, दीज आर प्रूफ रीडिंग मेथड्स, तो वो हम देखेंगे। और ये जो हमने देखा ना त्रिदोष और अनुबंध चतुष्टय वगैरह, तो इसके बारे में भी हम इन डिटेल बाद में बात करेंगे। पर सबसे पहले ये दो टूल्स अच्छे से समझ लो कि अनुबंध चतुष्टय प्रोवाइड्स यू दी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द टेक्स्ट, एंड दिस त्रिदोष आइडेंटिफिकेशन पद्धति, इट गिव्स यू द प्रॉपर SOP, okay, to understand the statements which are written in the text, okay। तो इस तरीके से स्टडी आगे शुरू रखो। तो ये हो गया शास्त्रीय टेक्स्ट का, ओके। तो आगे जाके अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझना है, साहित्य अगर आपके सामने आ गया, ठीक है, साहित्य फॉर्म में, मतलब ऐसे लिटरेचर फॉर्म में कुछ तो मेंशन किया है, ऐसे आपने देखा, तो उसमें समझो कि उसकी जो टर्म्स यूज की गई है वो कैसी है, राइट। उस टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, उस मीनिंग का स्कोप क्या है, जो वर्णन किया है यहाँ पे, ओके, जो डिस्क्रिप्शन किया है वो डिस्क्रिप्शन किसके लिए है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है साहित्य में कि स्टोरी बताई जाती है या कुछ तो वर्णन किया जाता है, राइट, पर उसके पीछे कुछ लॉजिक्स छुपे हुए होते हैं, राइट। सो स्टोरी के पीछे कुछ फेनोमेनन एक्सप्लेन किए होते हैं, उसके पीछे का कुछ तो प्रिंसिपल होता है, राइट। सो ये साहित्य में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए लैंग्वेज का नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि संस्कृत में ऐसा होता है ना कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, और बहुत सारे शब्द जो होते हैं ना वो इस तरीके से यूज़ किए गए हैं, राइट। सो ये जो है अच्छे से क्या करो तो आइडेंटिफाई करो, ओके। सो वेद टू शास्त्र, मतलब आपका जो टॉपिक है वो वेदों से कितना दूर है, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया, तो वो तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। सो उसके टर्म्स आइडेंटिफाई करना, उसका स्कोप आइडेंटिफाई करना, उसका पर्पस क्या है एप्लीकेशन का यहाँ पे, वो देखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एनालिसिस में, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ का एक छोटा सा SOP बनाएं, मतलब स्टेप्स बनाएं इसके कि कैसे आप लोग इसमें काम कर सकते हो, तो सबसे पहली बात तो हमने देखी है, राइट,
क्या देखी है कि पहले तो प्रॉब्लम ढूंढो, राइट, प्रॉब्लम या चैलेंज देखो, उसका रीजन आइडेंटिफाई करो, क्या रीजन है, क्यों ये प्रॉब्लम अराइज हुआ है इस करंट सिस्टम में, ओके, उसके पीछे का रीजन देखो। फिर स्टेज ढूंढो उस प्रॉब्लम की, कि कितना सीवियर है वो प्रॉब्लम, वो देखो, राइट। फिर आगे जाके देखो कि आईकेएस में अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो कि किस टाइप का सॉल्यूशन इसके लिए चाहिए, राइट। फिर आगे जाके ये जो सॉल्यूशन है ये आपको किस टाइप का टेक्स्ट में मिलेगा। अगर आप पहला वाला मेथड फॉलो करते हो तो टेक्स्ट आपको अगर देखना है तो ठीक है, टेक्स्ट में अगर आपको वो ढूंढना है तो सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। फिर आगे जाके आपको और क्या चाहिए कि वो जो टेक्स्ट है वो वेदों से कितना दूर है, राइट। ये ढूंढा। फिर उसके आगे आप क्या करोगे ये ढूंढने के बाद, फिर आप स्टडी करोगे ये सारा, राइट, कि आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वो शास्त्रीय टाइप का है या उसमें प्रकरण ग्रंथ है, ये आप ढूंढोगे, राइट। फिर स्टडी करना शुरू कर दोगे। उसमें से आपको क्या क्या मदद करेगा, अनुबंध चतुष्टय आपको मदद करेगा कि कंफर्मेशन, ओके, कि सीरियसली ये टेक्स्ट आपके काम का है या नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए आपको, राइट। फिर उसके बाद आप उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करोगे, राइट, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। एक्सट्रैक्शन ऑफ information, that will be just information at this stage, okay, then you will analyze that particular information। फिर उसमें आपको करंट जो सिचुएशन है ना उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको। मॉडिफिकेशंस, और देन आएंगे आपके एप्लीकेशंस। फिर अप्लाई करो, राइट, कि सीरियसली ये जो आपने ढूंढा है ये काम का है कि नहीं, और फिर अगर वो काम का है, वो इम्पैक्टफुल है, आपका जो प्रॉब्लम जो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया था वो सॉल्व हो रहा है उससे, अगर ये आपको दिखाई देता है तो फिर उसका अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करो ताकि ये जो चीज़ है ये आगे के लोगों को भी काम में आए। और जब भी कभी आप इस स्टेप में हो, जैसे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, तो इन सारे स्टेप्स पे ना आपको वो त्रिदोष पद्धति जो है ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोष इन योर मेथड्स, ये काम में आएगी। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दैट। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम में आ सकती है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं तो अप्रोच के बारे में अगर बात करनी है थोड़ी सी, जो लोग ये वे सिलेक्ट करते हैं ना उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो अप्रोच कैसा डेवलप होता है, पहली बात तो एक तो सीधी बात है कि टेक्स्ट पढ़ के अप्रोच जो है ना वो डेवलप होता है, और दूसरा जो है ना वो कीन ऑब्जर्वेशन से अप्रोच डेवलप होता है, कि करो ऑब्जर्व कि कैसे हमारे जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स है वो खड़े हैं,
राइट, कैसे हमारे सिस्टम्स जो है वो डेवलप होती थी। स्टडी तो इसके लिए भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अप्रोच डेवलपमेंट जो पार्ट है वो विदाउट स्टडी होता है, ऐसा नहीं है, स्टडी तो इसके लिए भी लगता है, राइट। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ फीचर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं आईकेएस के, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स, properties, these are very very important, and then you try to inculcate these properties in your current working system, okay. So to inculcate properties in current working systems, ये आप इस तरीके से करते हो, राइट। सो दैट्स वाई ये अप्रोच जो है ना वो डेवलप होने के लिए और आपके वर्किंग सिस्टम में आने के लिए आप डायरेक्टली वो जो वर्चूज है ना वो इनकलकेट करने का, वो अप्लाई करने का ट्राई करते हो, ओके। स्टार्टिंग से, शुरुआती तौर से अगर आपने इसमें काम करना शुरू कर दिया ना तो भी बहुत है, राइट। ऐसा कुछ मत करो कि जो आईकेएस के अप्रोचेस के अपोजिशन में हो, मतलब सारे जो मेथड्स है आपके वो सस्टेनेबल होने चाहिए, ग्रीन अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन्स का थॉट चाहिए उसमें, ट्रेडिशंस फॉलो करने वाला चाहिए। ये जो सारे सारे अप्रोचेस हमने पहले देखे ना, पहले जो हमने प्रॉपर्टीज देखे पहले पहले वीडियोस में, वो सारे इनकलकेट करने की कोशिश करो। इस तरीके से भी आप आपकी जो वर्किंग सिस्टम्स है ना वो इम्प्रूव कर सकते हो, और मेजर ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस मेथड ओनली, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स लिए और आईके और अप्रोचेस लिए जो आईकेएस में काम करने में आपकी मदद कर सके, राइट। in the next way in the next video we will study some materials, okay। इंस्ट्रूमेंटेशंस, इंस्ट्रूमेंट मतलब नॉट नेसेसरी कुछ तो हमेशा मशीनी चाहिए ऐसा नहीं है, ओके। बट वी विल स्टडी सम इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन आईकेएस, ओके। और उसमें कैसा आप आपका अप्रोच डेवलप कर सकते हो इस बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ओके। सो हियर वी विल स्टॉप। यहाँ पे आप देखो कि कैसे यहाँ पे एसओपी बनाया है, और अगर ये आपको काम में आए तो आप इसके ऊपर देख सकते हो, आप इसमें से मदद लेके कुछ बेटर और मेथड तैयार कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारा जो पार्ट है वो इसके बारे में सोचो और देखो कि कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी विल स्टॉप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस मॉडल के 3 ही वीडियोस होंगे, उसमें से आज एक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, okay। So if you have any doubt, any problem, then please feel free to ask me, okay। Please feel free to contact, and then now we are in the last stages of our course। So इसमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो पूछो, okay। So we will stop here, see you in the next video, bye, thank you।